fragments of the apoptotic cells then break off, giving the appearance that is responsible for the name apoptosis। उसमें कह रहा है कि जो जब apoptosis का मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है तो फिर क्या होता है कि apoptotic सेल से उसके ना फ्रेगमेंट्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं apoptotic bodies। वो शेड ऑफ होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमने इस मैकेनिज्म को नाम दिया हुआ है फॉलिंग आउट, जो है apoptosis का ये मैकेनिज्म है। आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम्ड सेल डेथ, इसे हम प्रोग्राम सेल डेथ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो सारा जो है ना वो सेल के अंडर कंट्रोल काम हो रहा होता है। तो अपोप्टोसिस सेल डेथ का एक पाथवे है जिसमें एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं। एंजाइम्स आगे जो न्यूक्लियर डीएनए है, न्यूक्लियस है, जो साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स हैं, उन्हें ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं। अल्टीमेटली हमारे पास अपोप्टोटिक बॉडीज बन जाती हैं। और इस अपोप्टोसिस का जो दूसरा नाम है वो है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। सेलुलर अल्टरेशंस, अब इसे हम देखते हैं कि अपोप्टोसिस में क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमाटिन, क्रोमाटिन जो है कंडेंस हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ अपोप्टोटिक बॉडीज, अपोप्टोटिक बॉडीज का मतलब है ना, आपको मजीद आगे डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ कि अपोप्टोटिक बॉडीज का मतलब क्या है। कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द अपोप्टोटिक सेल रिमेन्स इंटैक्ट but the membrane is altered in such a way that the fragments called apoptotic bodies become highly edible। इसमें क्या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना अपोप्टोटिक सेल की, वो इंटैक्ट रहती है। नेक्रोसिस को जहन में लाएं और नेक्रोसिस का याद करें कि नेक्रोसिस में हमने देखा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है एक लिहाज से। लेकिन अपोप्टोसिस में फर्क ये है कि अपोप्टोसिस में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो टूटती नहीं है, वो इंटैक्ट रहती है। ठीक है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इंटैक्ट रहेगी। और कुछ इस तरीके से उसका जो है ना वो उसके चेंजेस आते हैं कि वो हमारे पास एडिबल बन जाती है। अपोप्टोटिक बॉडी एडिबल यानी कि खाने के लायक, खाने के लायक से मुराद है कि मैक्रोफेजेस के खाने के लायक, ताकि वो जो फैगोसाइटोसिस है वो आसानी से कर सके, लीडिंग टू देयर रैपिड कंजप्शन बाय फैगोसाइट्स, फैगोसाइटोसिस। These dead cell and its fragments are cleared with little leakage of cellular contents, so apoptotic cell death does not elicit an inflammatory reaction। ये एक और जो है ना हमारे पास कंपैरिजन बन रहा है। नेक्रोसिस में मैंने आपको बताया था कि नेक्रोसिस में इंफ्लेमेशन देखने को मिलती है, लेकिन अपोप्टोटिक सेल में हमारे पास इंफ्लेमेशन नहीं होती। उसकी वजह क्या बता रहा है? उसकी वजह ये बता रहा है कि हमारे पास अपोप्टोसिस में जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इंटैक्ट रहती है। उसके इंटैक्ट रहने से क्या फायदा होता है कि जो एंजाइम्स है ना वो जो अपोप्टोटिक बॉडी है उससे बाहर नहीं आते। जब एंजाइम्स बाहर नहीं आते तो जो अपनी सराउंडिंग एरिया है, जो सराउंडिंग सेल्स है, वो उन्हें भी मतलब कि उनके साथ छेड़खानी नहीं करते। तो जब वो दूसरे सेल को डिस्टर्ब नहीं करते तो हमारे पास इंफ्लेमेशन है वो इंड्यूस होती ही नहीं है। जबकि नेक्रोसिस में ऐसा होता है कि जो मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल खराब हो जाती है, एंजाइम्स है वो हर जगह फैले होते हैं, अपनी सराउंडिंग में जा रहे होते हैं। इसकी वजह से जो हमारे पास वहां भी इंफ्लेमेशन देखने को मिली। लेकिन अपोप्टोसिस में ऐसा होता है कि हमारे पास जो मेम्ब्रेन है वो इंटैक्ट रहती है, एंजाइम्स हैं वो भी उसके अंदर जो है वो कैद हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो इंफ्लेमेशन है हमें वो अपोप्टोसिस में देखने को नहीं मिलती। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपके पास डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। तो आपने जो स्टेटमेंट है ना एमसीक्यू, उसे अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसमें अगर इन्फ्लेमेशन का जिक्र है तो वो नेक्रोसिस के रिलेटेड है, उसमें अगर इन्फ्लेमेशन का जो जिक्र है वो नहीं हो रहा तो आपको पता चल जाएगा कि ये अपोप्टोसिस के रिलेटेड बात हो रही है। तो ये नॉर्मल सेल है। उसमें अब उसने दिखाया कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमाटिन, क्रोमाटिन की कंडेंसेशन हो गया, इसका उसने मेम्ब्रेन के ब्लैप्स को शो किया हुआ है। नेक्स्ट उसने दिखाया थी सेलुलर फ्रेगमेंटेशन और अपोप्टोटिक बॉडी। ये देखे ना, इसमें क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इंटैक्ट है। इंटैक्ट का मतलब ये है कि अपोप्टोटिक बॉडीज, उससे आगे छोटी छोटी बॉडीज बढ़नी है। लेकिन देखिए हर बॉडी की अपनी एक मेम्ब्रेन है, हर बॉडी की अपनी एक मेम्ब्रेन है, यानी कि मेम्ब्रेन जो है वो इंटैक्ट है। मेम्ब्रेन इंटैक्ट होने का ये फायदा है कि एंजाइम्स है वो बाहर सराउंडिंग में लीक आउट नहीं होते। और जब एंजाइम्स बाहर नहीं आते तो जो हमारे पास है इंफ्लेमेशन भी देखने को नहीं मिलती। अल्टीमेटली जो अपोप्टोटिक बॉडीज हैं उनकी फैगोसाइटोसिस हो जाती है। फैगोसाइटोसिस के लिए हमारे पास फैगोसाइट होता है। तो फैगोसाइट जो हमारे पास है, इसकी एग्जांपल मुझे आप में से कोई बचा बताए कि फैगोसाइट में कौन से एग्जांपल को आप दे सकते हैं, कौन सा सेल फैगोसाइटोसिस करता है? शाबाश, बताएं मुझे कौन सा सेल जो है वो फैगोसाइटोसिस कर सकता है। इम्यूनिटी के रिलेटेड है ना, इम्यून सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हमारे पास।
मैक्रोफेजिस हैं। ये जो तमाम जो हमारे पास न्यूट्रोफिल्स हैं, मैक्रोफेजिस हैं, ये होते हैं हमारे पास फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं, ये फैगोसाइटोसिस करते सर हैं। लाइसोसोम भी तो कर सकते। जी क्या क्या नहीं समझ नहीं आई आपकी? लाइसोसोम्स। लाइसोसोम जो हमारे पास है उसमें अब वो तो हमारे पास सेल नहीं है ना, उसमें तो ऑर्गेनेल बन जाती है हमारे पास, जी ऐसा सर। ही है ना। तो मैंने आपसे सेल का पूछा है, साइट, ये देखिए ना साइट, यहाँ पे साइट आ जाए इसका मतलब होता है सेल। तो जो सेल है ना फैगोसाइट, उसमें आप एग्जांपल जो क्लासिकल एग्जांपल है ना वो आप लेते हैं मैक्रोफेज। मैक्रोफेज एक बहुत ही अच्छा फैगोसाइट है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से फैगोसाइटोसिस करता है। इसके अलावा जो न्यूट्रोफिल्स है वो भी एक बहुत ही अच्छे तरीके से फैगोसाइटोसिस करते हैं। से नेक्स्ट है जी मैकेनिज्म ऑफ अपोप्टोसिस। अब ये समझने वाली चीज है, अभी तक जो बातें मैंने की है ना ये तो आप जो है वो अपने तौर पे रीडिंग करके भी समझ सकते हैं। जो मेन समझने की आज बात है ना वो हमारे पास है पाथवेज। हमने दो पाथवेज पढ़ने हैं। नेक्रोसिस पे इतना हमने कोई मुश्किल चीज नहीं पढ़ी कि पाथवे कौन सा होता है, उसमें किस तरीके से सारी वो है हमारे पास जो है ना सेल डेथ हो रही होती है। लेकिन अपोप्टोसिस में आपको नाम से पता है प्रोग्राम सेल डेथ है। तो पूरी एक स्कीम है, पूरे स्टेप्स हैं। तो आप उन स्टेप वाइज जो है ना चीजों को देखना है कि क्या क्या चीजें किस सीक्वेंस में हो रही हैं और अल्टीमेटली किस तरीके से सेल डेथ देखने को मिलती है। तो ये समझने वाली चीज है, इसी तरह ध्यान से समझ लें कि हमारे पास कौन से मैकेनिज्म्स हैं, कौन से पाथवेज हैं जिससे अपोप्टोसिस हो रही होती है। Apoptosis is regulated by biochemical pathways that control the that control the balance of death and survival inducing signals and ultimately the activation of enzymes called caspases। वो कहता है अपोप्टोसिस में हमारे पास अल्टीमेटली कैस्पेसिस की एक्टिवेशन हो जाती है। कैस्पेसिस क्या है? कैस्पेसिस हमारे पास इंजाइम्स हैं। इंजाइम्स हैं जो कि डाइजेशन करवाएंगे सेल के कंपोनेंट्स की। तो कैस्पेसिस हमारे पास कह रहे हैं कि प्रोटीएसिस है। तो एंड पे देखना एज इसके आ रहा है, तो इसका पता है आपको कि ये इंजाइम्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, जैसे लाइपेज है, इसके अलावा और भी हमारे पास इंजाइम्स होते हैं। तो ये हमारे पास है एंजाइम को ये इंडिकेट कर रहा है कैस्पेसिस। कैस्पेसिस हमारे पास स्पेसिफिक एंजाइम्स है, प्रोटीएसिस हैं जो कि प्रोटीन की ब्रेकडाउन करवाते हैं। और कैस्पेसिस का जब भी नाम आएगा तो इनके नाम के साथ आपके जहन में फौरन आ जाना चाहिए अपोप्टोसिस, क्योंकि कैस्पेसिस जो स्पेसिफिकली है ना इनका अपोप्टोसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अपोप्टोसिस के दो पाथवेज हैं, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। pathways, two distinct pathways converge on caspase activation। एक है माइटोकॉन्ड्रियल इंट्रिंसिक पाथवे और दूसरा जो हमारे पास है वो है डेथ रिसेप्टर एक्सट्रिंसिक पाथवे। दो पाथवेज है हमारे पास, एक है माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे या उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक पाथवे। दूसरा जो हमारे पास है वो है डेथ रिसेप्टर या फिर एक्सट्रिंसिक पाथवे। शुरू में उसने क्या किया था? शुरू में उसने क्या कन्वर्ज ऑन कैस्पेज एक्टिवेशन। कह रहा पाथवे जो सा मर्जी हो, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे हो चाहे वो डेथ रिसेप्टर पाथवे हो, अल्टीमेटली जो कन्वर्जेंट है ना, कन्वर्ज जो नहीं होना है कैस्पेस पे आके। चाहे आप स्टार्टिंग ले लें माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे से, चाहे आप स्टार्टिंग ले लें डेथ रिसेप्टर पाथवे से, लेकिन दोनों ने आगे जाके जो है ना कन्वर्ज होना है कैस्पेस की एक्टिवेशन पे। कैस्पेस फिर आगे क्या करेगा? कैस्पेस हमारे पास जो सेल की है वो डाइजेशन करवाएगा। ये जो बात मैंने कही है ना वही लिखी हुई है। Although these pathways can intersect, they are generally induced under different conditions involving different molecules. The end result of apoptotic cell death is the clearance of apoptotic bodies by phagocytes। तो कह रहा है कि हमारे पास पाथवेज का जो इनिशिएशन है ना, कि वो इनिशिएट किस तरीके से हो गया है। माइटोकॉन्ड्रियल में आप देखेंगे कोई और वजह हो सकती है, डेथ रिसेप्टर में आप देखेंगे शुरू में कोई और वजह हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली वजह जो भी हो वो अल्टीमेटली एंड पे आके कैस्पेस की एक्टिवेशन भी उन्होंने जो है कन्वर्ट हो जाना है और कैस्पेस से आगे उसकी सेल की डाइजेशन होगी। अपोप्टोटिक हमारे पास ऐसे बॉडीज बनेगी और अपोप्टोटिक बॉडीज जो है वो फैगोसाइटोसिस हो जाएगी। फैगोसाइटोसिस कौन करवाएंगे? फैगोसाइट्स करवाएंगे। माइटोकॉन्ड्रियल इंट्रिंसिक पाथवे, अब इसे ध्यान से सुन लें कि माइटोकॉन्ड्रियल इंट्रिंसिक पाथवे कौन सा पाथवे है। माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे जैसा कि नाम से जाहिर है इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होगा। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें इन्वॉल्वमेंट है? इंट्रिंसिक का मतलब है, इंट्रिंसिक का आप इस तरीके से आसान जो है ना आसान लफ्जों में समझ सकते हैं कि इंट्रिंसिक का मतलब है कि जो सिग्नल है ना वो इनसाइड द सेल है। IN फॉर इंट्रिंसिक, IN फॉर इनसाइड द सेल। तो दूसरा है EX एक्सट्रिंसिक,
तो उसमें आप एग्जिट से याद रखेंगे आउटसाइड, तो वहां पे आउटसाइड से सिग्नल आता है। इंट्रिंसिक में जो सिग्नल है वो जो जो हमारे पास पाथवे है ना, जो वो हमारे पास प्रोसेस का है, वो विद इन द सेल सारा मैकेनिज्म हो रहा होता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे है, उसे हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें हैं जी। In healthy cells, BCL2 and BCL-XL, which are produced in response to growth factors and other stimuli, maintain the integrity of mitochondrial membranes, anti-faggo, anti-apoptotic। इसमें वो कह रहा है कि BCL2 और जो BCL-XL है, ये हमारे पास जो है ना, ये एंटी अपोप्टोटिक है। BCL2 और BCL-XL जो हमारे पास है, ये एंटी अपोप्टोटिक है, यानी कि ये अपोप्टोसिस को रोकती हैं। जबकि जो हमारे पास दूसरी है बैक्स एंड बैक, ये हमारे पास है प्रो अपोप्टोटिक। प्रो अपोप्टोटिक का मतलब ये है कि ये हमारे पास अपोप्टोसिस करवाती है। तो ये आपने अभी याद कर लेना कि BCL2 BCL-XL, ये जो हमारे पास दोनों है ये एंटी अपोप्टोटिक है। और ये जो हमारे पास बैक्स एंड बैक, ये प्रोटीन्स है, आई थिंक सो, ये अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये प्रोटीन्स ही हैं। BCL2 और BCL-XL ये एंटी अपोप्टोटिक है। और बैक्स एंड बैक जो ये जो दोनों है, ये हमारे पास प्रो अपोप्टोटिक है, यानी कि अपोप्टोसिस करवाती है। अभी आपको समझ नहीं आ रही होगी, मजीद मैं आगे आपको इसका डिटेल में बताता हूँ, तो आपको इसकी इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। When cells are deprived of growth factors and survival signals, or are at or are exposed to agents that damage DNA or accumulate an unacceptable amounts of misfolded proteins, a number of sensors are activated called BH3 sensors। ये मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी इसकी। ये देखें, डायग्राम से पहले ना आप इसका एक ओवरव्यू ले लें, ताकि जब मैं रीडिंग करूंगा तो आपको जहन में वो चीजें आती रहें। माइटोकॉन्ड्रियल इंट्रिंसिक पाथवे को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें मैंने अभी तक आपको बताया कि हमारे पास BCL2 और हमारे पास जो BCL-XL है, ये जो हमारे पास है ना, ये होती है एंटी अपोप्टोटिक। जबकि जो बैक्स एंड बैक ये जो प्रोटीन्स हैं, ये हमारे पास होती हैं प्रो अपोप्टोटिक, ये अपोप्टोसिस करवाती हैं। और BH3 हमारे पास ऐसे सेंसर्स होते हैं जो कि हमारे पास सेंस करते हैं डैमेज को, और फिर वो सेल को इंडिकेट करते हैं कि क्या हमने करना। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या गेम होती है, इसमें कहानी क्या है। नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल के अंदर हमारे पास प्रोटीन्स प्रेजेंट है। हमारे पास BCL2 BCL-XL भी है, हमारे पास बैक्स एंड बैक भी है, दोनों है। एंटी अपोप्टोटिक भी है और प्रो अपोप्टोटिक भी है। जैसा कि आपने केमिस्ट्री में भी इक्विलिब्रियम है ना, उसकी टर्म का पता है आपको। इक्विलिब्रियम क्या होता है कि हमारे पास दोनों जो हमारे पास है ना, जो हमारे पास सबस्ट्रेट है और प्रोडक्ट है, उनके दरमियान एक बैलेंस होता है। कोई भी चीज कम ज्यादा होती है ना, तो एक दूसरे के रिलेशन से होती है। और अल्टीमेटली एंड प्रोडक्ट ये होता है कि हमारे पास रिएक्शन है, किसी भी साइड पे नहीं जा रहा था, आप कहते हैं कि कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ पे अब ये हो रहा है कि जो BCL2 BCL-XL है, वो है एंटी अपोप्टोटिक। और दूसरी तरफ हमारे पास है बैक्स एंड बैक, जो कि है प्रो अपोप्टोटिक। इन दोनों का नॉर्मल सेल में जो है ना, वो बैलेंस होता है। क्योंकि दोनों जब बैलेंस अमाउंट में होती है तो सेल अपोप्टोसिस में नहीं जाता। लेकिन अब देखें क्या हुआ, सेल इंजरी हो गई है। सेल इंजरी की वजह क्या हो सकती है, ग्रोथ फैक्टर विथड्रॉल हो सकता है, DNA डैमेज हो सकता है, प्रोटीन मिसफोल्डिंग हो सकती है। ये सेल इंजरी हुई, BH3 सेंसर्स थे, उन्होंने इस सारे जो सिनेरियो को उन्होंने जो है जी वो सेंस किया। उन्होंने फिर क्या किया, सेल को बताया कि ये अब इंजरी हो गई है, अब जो हमारे पास है, अब हमें चले जाना चाहिए अपोप्टोटिक वाली साइड पे, अपोप्टोसिस वाली साइड पे जाना चाहिए। अब अपोप्टोसिस करवाने के लिए प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन्स है, उनका लेवल हाई हो जाएगा। अब अपोप्टोसिस करवाती कौन है, बैक्स एंड बैक। बैक्स एंड बैक जो है वो अपोप्टोसिस करवाती है, इनका लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। जो एंटी अपोप्टोटिक है वो हमारे पास कम हो जाएगी। अब बैक्स एंड बैक का जब लेवल इंक्रीज होगा, तो आगे वो जो है हमारे पास साइटोक्रोम सी को रिलेटेड है, साइटोक्रोम सी रिलीज होता है। उसका मैं आपको ये रीडिंग करके बताता हूँ कि वो किस सीक्वेंस में हो रहा होता है। ये मैंने स्लाइड आपको बता दी है। They in turn shift this delicate lysosomal mass in favor of protein backs and back. As return backs and back demerize, insert into the mitochondrial membrane, form channels from which the cytochrome C and other mitochondrial proteins escape into the cytosol। देखिए, मैंने आपको बैक्स एंड बैक तक की स्टोरी बताई है कि बैक्स एंड बैक है, उनका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। जब बैक्स एंड बैक का लेवल इंक्रीज होगा, फिर क्या होगा, फिर हमारे पास जो साइटोक्रोम सी है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया से निकल जाएगा।
साइटोक्रोम सी आपको पता होना चाहिए, साइटोक्रोम सी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो फंसा हुआ होता है, वो बाहर नहीं निकलता। लेकिन बैक साइड बैक क्या करते हैं कि वो चैनल्स ऐसे बना देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कि जो साइटोक्रोम सी है ना वो बाहर आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के। जब साइटोक्रोम सी बाहर आ जाता है तो तब क्या होता है जी, तब हमारे पास कैस्पेस एक्टिवेट हो जाते हैं। After cytochrome C enters the cytosol, it together with certain cofactors activates caspase 9। साइटोक्रोम सी माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आया, उसने कैस्पेस 9 को एक्टिवेट किया। अल्टीमेटली कैस्पेस की कैस्केड बन गई। कैस्केड का मतलब होता है कि एक चीज दूसरी को एक्टिवेट करती है, दूसरी चीज तीसरी को एक्टिवेट करती है, तीसरी चीज चौथी को, चौथी पांचवी को। इसे हम कहते हैं कैस्केड। तो इस कैस्केड को आपने याद नहीं करना, ना इसकी डिटेल करनी है, क्योंकि कैस्पेसिस कई तरह के होते हैं। कैस्पेस 9 होता है, कैस्पेस 8 होता है, इसके अलावा और भी कैस्पेसिस होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि कैस्पेस 9 एक्टिवेट होगा माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे में। अभी हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे ना उसमें कोई और कैस्पेस है, इसमें जो हमारे पास है कैस्पेस 9 है। तो कैस्पेस 9 का आपने याद रखना है कि कैस्पेस 9 एक्टिवेट हो गया, कैस्पेस की कैस्केड स्टार्ट हो जाएगी, अल्टीमेटली लीडिंग टू न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ अपोप्टोटिक बॉडीज। अल्टीमेटली क्या होगा, न्यूक्लियर जो फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी और अपोप्टोटिक बॉडीज बन जाएंगी। अगेन मैं आपको बताता हूँ, सेल इंजरी हुई, BH3 सेंसर्स ने सेंस किया, उन्होंने बैकस्पैक का लेवल इंक्रीज किया। बैकस्पैक ने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर साइटोक्रोम सी वो था, वो कैद था, उसने साइटोक्रोम सी को वहां से उसमें रिहाई दिलवाई। पहले वो जेल में था, उसमें उन्होंने रिहाई दिलवाई, साइटोक्रोम सी था वो आ गया साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर आने के बाद उसने क्या किया, कैस्पेस की एक्टिवेशन करवाई। अब कैस्पेस कौन सा, मैंने बताया आपको कैस्पेस हम 8 है हमारे पास। इसने आगे क्या किया, एंडोन्यूक्लियस एक्टिवेशन। अब एंडोन्यूक्लियस हमारे पास इंजाइम है, वो क्या कर रहा है जी, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन कर रहा है। इसके अलावा और भी इंजाइम्स होंगे, वो जो साइटोस्केलेटन है ना उसे डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे। आगे क्या है जी, ये देखें अपोप्टोटिक बॉडी बन गया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इंटैक्ट रही है, उसमें जो है वो जो ऑर्गेनेलीज हैं वो भी आ गई हैं, और वो बाहर चली गई अपोप्टोटिक बॉडी। अब अपोप्टोटिक बॉडी ने भी तो कहीं ना कहीं जाना है ना, वो बाहर नहीं पड़ी रह सकती। तो अपोप्टोटिक बॉडी से गेट रीड करने के लिए हमारे पास फैगोसाइट आ जाता है। फैगोसाइट है वो इसकी फैगोसाइटोसिस कर लेता है और अपोप्टोटिक बॉडी है वो खत्म हो जाती है। तो ये है आपका माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे। तो समझ आ गई आपको माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे की। सर। मैं ना एक बार मजीद रिपीट कर देता हूँ, फिर मैं आप तीनों में से किसी एक स्टूडेंट से पूछूंगा कि मुझे ये बताएंगे। माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे, मैंने आपको बताया कि ये अपोप्टोसिस का एक मैकेनिज्म है, एक पाथवे है। ये इंट्रिंसिक पाथवे, माइटोकॉन्ड्रियल कह दें या इंट्रिंसिक पाथवे कह दें, इसमें होता क्या है कि सेल इंजरी होगी, सेल को BH3 सेंसर से सेंस करते हैं, उसके नतीजे में बैक का जो है वो हमारे पास उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। ये होती है प्रो अपोप्टोटिक। प्रो अपोप्टोटिक का मतलब है कि ये हमारे पास प्रो अपोप्टोटिक यानी कि अपोप्टोसिस करवाएंगी। अब करवाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। बैक यार कोई एमसीक्यू आ सकता है कि बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स आर दी प्रोपोप्टोटिक। तो ऐसा ना हो कि वहां पे आप BCL2 BCL XL2 टिक करके आए हो, नहीं आपने ऐसा नहीं करना, आपने वहां पे करना बैक, ये प्रोपोप्टोटिक है। अच्छा, बैकस्पैक का लेवल इंक्रीज हुआ, उन्होंने क्या किया जी, साइटोक्रोम सी था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जेल में था, वहां से उसकी रिहाई करवाई, साइटोक्रोम सी आ गया हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोक्रोम सी जब साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है वो करवा देता है कैस्पेस की एक्टिवेशन। कैस्पेस की एक्टिवेशन के बाद जो इंजाइम्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, एंडोन्यूक्लियस एक्टिवेट हुआ, उसने न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन करवा दी। इसके अलावा मजीद इंजाइम्स होंगे तो साइटोस्केलेटन को ब्रेक करना शुरू कर देते हैं। अल्टीमेटली अपोप्टोटिक बॉडी बनती है जो कि फैगोसाइट हो जाती है। तो लाइबा गुलाब, आप मुझे बताएं माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे सारा बताएं मुझे, थोड़ा सा इसे अपने लफ्जों में बताएं। सर माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे में पहले पहले सेल इंजरी हो जाती है, तो मतलब फिर उसे सेंस करते हैं BH3 सेंसर। वो फिर मतलब प्रो एपोप्टोटिक बॉडी बैग्स एंड बैग को सिग्नल देते हैं। वो फिर माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोक्रोम सी रिलीज होती है, साइटोक्रोम सी इंटर होती है कैस्पेज में, कैस्पेज 9 में। केस्पेस 9 से फिर एंजाइम एक्टिव होते हैं, एंडोन्यूक्लियस एक्टिवेशन से न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, और फिर
दूसरी तरफ ब्रेक डाउन ऑफ साइटोस्केलेटन हो जाता है, जिससे एपोप्टोटिक बॉडीज बन जाती हैं, फिर एपोप्टोटिक बॉडीज से फेगोसाइटोस। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। तो माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कि डेथ रिसेप्टर पाथवे में क्या होता है। डेथ रिसेप्टर पाथवे कदर सिंपल ही है, इसमें इतना कुछ समझने वाला नहीं है। फिर भी मैं आपको ही बता देता हूँ इसमें क्या क्या चीजें हैं। डेथ रिसेप्टर और एक्सट्रिंसिक पाथवे। Many cells express surface molecules called death receptors that trigger apoptosis. कह रहे हैं कि बहुत से सेल्स हैं, उनके ऊपर सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें आप कहते हैं डेथ रिसेप्टर्स। उनका मकसद क्या होता है कि जब जरूरत पड़ी तो अपोप्टोसिस जो है वो ट्रिगर हो जाती है उसमें। मोस्ट ऑफ देम आर मेंबर्स ऑफ द ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर TNF receptor family, which contain in their cytoplasmic regions a conserved death domain, so named because it mediates interaction with the other proteins involved in the cell death. उसमें वो कह रहा है कि हमारे पास सेल के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं। मोस्ट कॉमन जो रिसेप्टर्स होते हैं उसे आप कहते हैं TNF। और इसके अलावा फैस भी हमारे पास होता है। फैस का दूसरा नाम है CD95। तो सेल के ऊपर नॉर्मली हमारे पास ये जो रिसेप्टर्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं TNF, और जो हमारे पास है फैस CD95। डेथ डोमेन के वाले से वो कह रहा है कि हमारे पास इसमें विच कंटेन इन द साइटोप्लाज्मिक रीजन कंजर्व्ड डेथ डोमेन। बस इसमें उसने डेथ डोमेन के उसमें स्पेसिफिक उसका पार्ट है, उसके नाम के ऊपर उन्होंने इस पाथवे का नाम भी है वो इस डेथ रिसेप्टर पाथवे रख दिया है। सिंपली ये है, जो याद करने वाली चीज है वो ये है कि सेल के ऊपर रिसेप्टर्स कौन से हैं। रिसेप्टर्स दो तरह के हैं, टाइप 1 TNF रिसेप्टर एंड फैस रिसेप्टर और द CD95। डेथ रिसेप्टर्स है हमारे पास दो तरह की, टाइप 1 TNF रिसेप्टर एंड फैस CD95 रिसेप्टर। यहां तक क्लियर है। आगे देखें, फैस लाइगेंड फैस L is a membrane protein expressed mainly on activated T lymphocytes। कह रहा है फैस जो लाइगेंड है वो एक मेम्ब्रेन की प्रोटीन है जो कि एक्टिवेटेड T lymphocytes के ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है, डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ कि ये देखें, डेथ रिसेप्टर और एक्सट्रिंसिक पाथवे, रिसेप्टर लाइगेंड इंटरेक्शन। इसमें देखें अब क्या होता है कि सेल के ऊपर मैंने आपको बताया कि नॉर्मली हमारे पास दो तरह के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, एक है TNF रिसेप्टर, दूसरा हमारे पास है फैस रिसेप्टर और CD95। MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है इंपॉर्टेंट है। फैस का दूसरा नाम क्या है? CD95। तो ये हमारे पास रिसेप्टर है, ये प्रेजेंट होगा नॉर्मली सेल्स के ऊपर। अब लाइगेंड जो हमारे पास है ना, लाइगेंड, रिसेप्टर और लाइगेंड का ये इंटरेक्शन होगा ना, तब ही अपोप्टोसिस इनिशिएट होगी। अब रिसेप्टर तो हमारे पास आ गया है, अब हमें चाहिए लाइगेंड। लाइगेंड कहाँ से आएगा? वो लाइगेंड होता है हमारे पास एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर। ठीक है, एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर हमारे पास लाइगेंड होता है। When these T cells recognize fast-expressing targets, fast molecules are cross-linked by fast ligand and bind adapter proteins via the death domain. These then recruit and activate caspase 8, which in turn activates downstream caspases. वही बात, जब T cells जिनके ऊपर फैस एल यानी कि फैस एल लाइगेंड होता है, वो ऐसे सेल्स को आइडेंटिफाई करते हैं जिनके ऊपर फैस एक्सप्रेसिंग रिसेप्टर्स होते हैं, लाइक फैस सीडी जो हमारे पास 95 है या TNF रिसेप्टर है। तो जब उनका रिसेप्टर और लाइगेंड का इंटरेक्शन होता है और डेथ डोमेन भी उसमें इन्वॉल्व होती है, तो अल्टीमेटली कैस्पेस 8 एक्टिवेट हो जाता है। कैस्पेस 9 एक्टिवेट हुआ था हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे में, और जो कैस्पेस 8 है ये हमारे पास एक्टिवेट हो रहा है डेथ रिसेप्टर पाथवे में। वो फिर आगे वही कैस्पेस की कैस्केड स्टार्ट हो जाती है, और सारा अल्टीमेटली क्या होता है? सेलुलर फ्रेगमेंटेशन एंड अपोप्टोसिस। अब मैंने आपको इस अपोप्टोसिस के स्टार्ट में ये बात बता दी थी कि हमारे पास जो इसमें इनिशिएटिंग फैक्टर है ना, जो इनिशिएशन है वो तो डिफरेंट हो सकती है। देखने इसमें इनिशिएशन किस तरीके से हो रही है, डिफरेंट है माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे से, लेकिन अल्टीमेटली जो कन्वर्ज होना है ना, उन्होंने कैस्पेस पे आगे कन्वर्ज होना ही होना है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे हो चाहे वो डेथ रिसेप्टर पाथवे हो। तो उन्होंने अल्टीमेटली कन्वर्ज कैस्पेस पे आके होना है। कैस्पेस आगे फिर वो जो